वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैंने आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी तक, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो प्रीवियस ईयर में रेलवेज़ वगैरह में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं मैं उनको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए एक हम सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं और बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को आपके सामने सॉल्व करवा दूं। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल्स में बात हो रही है कि एक लड़के का जो भार है वो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। देखिए, इसमें भार की बात हो रही है, मतलब इसमें आपका जो W है वो दिया है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन दिया हुआ है। और भार का मतलब होता है दोस्तों mg, ठीक है। mg की वैल्यू हमारी 600 न्यूटन दी हुई है। तो पूछ रहा है कि चंद्रमा पे इसका भार क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो चंद्रमा पे ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 होती है। मतलब वहाँ पे जो हमारा W होगा, W डैश, वो हो जाएगा mg/6, ठीक है। तो mg की वैल्यू हमको पता है 600 न्यूटन और इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पे जो हमारा भार आएगा वो आ जाएगा 100 न्यूटन। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट पे है। देखिए, इसमें प्रश्न में क्या दिया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, W = mg हो गया, जिसमें हमारी जो mg की वैल्यू टोटल दे दी है 29.4। अब हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो दोस्तों m = हो जाएगा 29.4 अपॉन g। और यहाँ पर हम g की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं और 9.8, तो हम यहाँ पर 9.8 लेते हैं। 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है दोस्तों। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो जो आपका m आ जाएगा वो आ जाएगा 3 kg, 3 किलोग्राम। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें लिख रहा है कि एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि F = होता है m × a। तो देखिए, यहाँ पर जो m है दोस्तों वो दे दिया है 0.5 और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दे दिया 10, तो हमारा बल आ जाएगा 5 न्यूटन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। देखिए, बता रहा है कि जो एक गेंद है वो h हाइट से विराम की स्थिति से फर्श पे गिरती है और गिरने के बाद h/4 हाइट तक वापस उछलती है। तो हमको बताना है कि गेंद और फर्श के बीच में जब टक्कर होती है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। प्रत्यास्थता गुणांक को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेशियो होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा होता है प्रत्यास्थता गुणांक। इस बात को सबसे पहले आप याद रखिएगा। जब आपको ये ही नहीं पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर कोई गेंद है, ये मान लेते हैं हमारी h हाइट है यहाँ तक पूरी, और यहाँ से गेंद को गिराया जाता है और जब गेंद यहाँ से नीचे आती है तो ज़मीन से टकराने के बाद गेंद h/4 हाइट तक उछलती है। ये हमारी h/4 हाइट है। तो हमको बताना है कि इसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा।
तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि जब गुरुत्व के अधीन गति होती है तो हमारा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh जब वस्तु नीचे आती है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विराम अवस्था से गिराई जाती है, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh, मतलब v इक्वल टू रूट 2gh। देखिए एक वैल्यू तो हमको मिल गई। अब सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे जब गेंद टकराने के बाद अब ऊपर जा रही है, फिर क्या हो रहा है। तो जब ऊपर जाएगी दोस्तों तो h/4 हाइट पर जब पहुंचेगी तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अब ये हमारा इक्वेशन 1 था, अब हम इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गुरुत्व के अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए u इज इक्वल टू 2gh। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में ध्यान दें, तो यहाँ हमारी हाइट h थी, लेकिन अब हमारी हाइट h/4 हो रही है। तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी दोस्तों वो आएगी u इज इक्वल टू 2g इंटू h/4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा gh/2। ठीक है, अब आप प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए u की वैल्यू हमारी ये आ गई, v की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा gh/2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2gh। आप इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। रूट gh से रूट gh कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, तो हमारा फाइनली 1/2। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें आपको बस कंसेप्ट पे ध्यान देना था। देखिए यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बॉल नीचे जा रही है, तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया है। यहाँ पे क्या है, बॉल ऊपर जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो साइन है दोस्तों वो निगेटिव है। और आपको यहाँ ध्यान रखना था कि जब हम पहला इक्वेशन निकाले हैं तो वस्तु जो थी विराम की अवस्था से चल रही थी, तो यहाँ पर u की वैल्यू हमारी 0 हो गई, मैंने जो आपको बताया है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब हमारी बॉल ये देखिए ऊपर जा रही है, जब h/4 हाइट पर जाएगी तो वहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने v की वैल्यू को 0 कर दिया है, तो u की वैल्यू हमारी यहाँ निकल गई। और यहाँ ध्यान ये देना था दोस्तों, ये जो हमारी हाइट है वो h/4 है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि h/4 हाइट तक वो उछलती है। देखिए ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको प्रत्यास्थता गुणांक पता होना चाहिए और आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने तो आपको इतना सॉल्व करके दिखाया है, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। लिफ्ट इन अ मोशन इन अ लिफ्ट, मतलब जब मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट में गति किस प्रकार की होती है, तो ये कंसेप्ट मैंने उसमें बताया था, तो अब उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए बोल रहा है कि एक लिफ्ट जिसका वजन 600 kg है 4.9 मीटर पर सेकंड के त्वरण से केबल के द्वारा ऊपर की ओर खींची जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये फिगर इसका कुछ ऐसा बनेगा कि मान लीजिए ये हमारी लिफ्ट है और इसको हम यहाँ पुली लगा देते हैं और केबल के द्वारा इसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो अब देखिए जो इसका भार mg है वो नीचे की तरफ काम करेगा और ये त्वरण a से, मतलब इस पर एक फोर्स
जो तनाव बल टेंशन फोर्स की बात कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम करेगा, और जो इसका प्रतिक्रिया है दोस्तों, प्रतिक्रिया बल N, वो भी ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अब चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो देखिए इसका जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों वो बनेगा N माइनस mg इज इक्वल टू T, जो हमारा टेंशन फोर्स है। और टेंशन फोर्स कुछ और नहीं, ये हमारा हो जाएगा N माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा अभिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल है, उसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे वही हमारा टेंशन बल के बराबर हो जाएगा। मतलब N इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों m g प्लस ए। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू दिया 600 और जो आपका त्वरण है वो दिया 4.9 प्लस g की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया 600 इंटू, इसको आप जोड़ेंगे तो 14.9 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों लगभग, तो ये आपका 9000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और यही हमारा टेंशन फोर्स होगा। तो यही हमारा उत्तर है, यही आपसे पूछा गया था। तो आपको देखिए दोस्तों ये कंसेप्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत थी कि आपका जो वजन है नीचे की तरफ काम करेगा, और जो आपका अभिक्रिया बल है ऊपर की तरफ लग रहा है, और पुली ऊपर खींच रही है, तो आप एक त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जो हमारा फाइनली इक्वेशन बनता है वो ये बनता है दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन बना, और बाकी आपको सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये इक्वेशन समझने की ज़रूरत थी, बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे यदि W न्यूटन है, तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई के बराबर क्या होगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु को हम इतनी ऊंचाई पे भेजें जिसका जो टोटल हाइट होगा वो पृथ्वी की त्रिज्या का आधा होना चाहिए, तो आपको इसके लिए एक बेसिक फार्मूले को जानना बहुत ही आवश्यक है, जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE, इसका होल स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है जो हमारा G है ये हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और जो हमारा H है वो है ऊंचाई, और जो हमारी RE है दोस्तों यह है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको बताया है, फिर ये सवाल आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें जो हमारा H दिया है वो मेंशन कर दिया है कि हमारा जो H है उसकी वैल्यू हमारी RE/2 हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधी की ऊंचाई के बराबर पे कोई पिंड जाता है। तो यहाँ से जो G डैश होगा वो होगा G अपॉन 1 प्लस, अब H की जगह पे आप RE/2 लिख दीजिए, और यहाँ पे RE फार्मूले में पहले से था, इसका होल स्क्वायर। देखिए RE से RE कट गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा G अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर। तो जो G डैश की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 4/9 G। तो अब पूछा जा रहा है कि उसका भार क्या होगा। तो अब आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा W होता है, W इज इक्वल टू होता है M इंटू G। तो यहाँ पे M इंटू G डैश कर देंगे, M इंटू ये हो जाएगा आपका 4/9 इंटू G। तो देखिए जो आपका mg है वो हो जाता है उसको, जैसे ये हमारा था W डैश, तो mg को अगर हम W मान लें तो 4/9 इंटू W हो जाएगा दोस्तों।
4/9 W हो जाएगा, W डैश इक्वल टू, तो ये रिलेशन आ जाता है। मतलब अब जो उसका भार होगा पहले के भार की तुलना में 4/9 गुना होगा। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा रही थी। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सिर्फ आपको इस फार्मूले की ज़रूरत थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 1 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी वस्तु को हम 120 मीटर से गिराएं तो कितना समय लगेगा। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है दोस्तों, H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए जब आप गिराएंगे तो प्रारंभ में उसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग जिसको हम कहते हैं, वो शून्य होगा। प्रारंभिक वेग मतलब u हमारा शून्य होगा। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पर H की वैल्यू दिया है 30 मीटर, हाफ G की वैल्यू आपको पता है 10 T स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी √6, या ये कहें T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी √6। अब हमारा दूसरा केस, अगर उसको 120 मीटर से गिराते हैं तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा H2 बराबर U2 T2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वो प्रारंभिक वेग उसका शून्य होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो H2 हमारा दोस्तों आ जाएगा हाफ GT2 का स्क्वायर। अब हमारा जो H2 है वो दिया है 120 मीटर, हाफ G की वैल्यू होती है 10 इंटू T2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √24। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा जब हम 120 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे। तो ये मान लीजिए कि हमारा होता है इक्वेशन 1 और ये होता है हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, T2/T1 निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा √24/√6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए ये आपका जो होता है 24 को हम कह सकते हैं √6 इंटू √4 डिवाइडेड बाई √6। देखिए ये कट गया और √4 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। मतलब T2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा दोस्तों, जो हमारा T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2T1। मतलब अब इसको 2 गुना समय लगेगा। जो हमारा T2 है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1। मतलब यदि हम वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो 2 गुना समय लगेगा। और रेलवे ने यही पूछा था, 2 गुना समय लगेगा, 4 गुना समय लगेगा, 5 गुना समय लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस रख दिया था। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको सिर्फ ये इक्वेशन अप्लाई करना है, और चूँकि इसका कंसेप्ट यही है कि जो वस्तु है विरामावस्था में रही होगी, फिर हम गिरा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा u है वो 0 हो जाएगा, और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि एक कण है जिसको हम ऊपर की ओर फेंकते हैं 39.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है कि कितने समय में वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। तो आपको देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का मतलब दोस्तों यह है कि जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब जो v होगा, वो 0 हो जाएगा। और हमको पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा इक्वेशन होता है v बराबर u माइनस GT होता है। अब यहाँ पर v तो हमारा 0 हो गया, इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू GT आ गया। प्रारंभिक वेग हमारा दिया है 39.2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों u डिवाइडेड बाई g। u की वैल्यू दिया है 39.2, g की वैल्यू आपको पता है 9.8। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर आपको देखिए लगभग आपका
3 बार जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 सेकेंड, माफ़ कीजिएगा 4 बार जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। तो ये हो गया इसका उत्तर कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में उसको 4 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको इसमें यही ध्यान देना था कि जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ गिराया जाता है, तो 4 सेकंड के बाद वह धरातल पे पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपकी ये मीनार है जिसकी ऊंचाई दोस्तों h है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से किसी पिंड को हम नीचे की तरफ गिराते हैं, तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे, आपको पता है h = ut प्लस हाफ g(t²). u की वैल्यू 0 दे दिया है क्योंकि बोला है शून्य वेग से, तो अब आपका जो h हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाफ g(t²). अब यहाँ पे जो आपका g है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और टाइम की वैल्यू आपकी दे रखा है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड का हमने कर दिया स्क्वायर, 2 से आप इसको काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 80 मीटर। तो हमारी जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो हो जाएगी 80 मीटर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि किसी गेंद को विरामावस्था से 19.6 मीटर की ऊंचाई की एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो गेंद को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी एक इमारत है, ठीक है, ये हमारी एक इमारत है और यहाँ से हम गेंद को अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम गेंद को इस तरीके से फेंकेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 दे दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको हम विराम अवस्था से फेंकना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है h = ut प्लस हाफ g(t²). यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो 0 दे दिया है दोस्तों, तो h हमारा हो जाएगा हाफ g(t²). जो h की वैल्यू है वो दे दिया है 19.6, जो हमारी g है वो है 9.8 इंटू t²। अब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 और इसको काट देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब t² बराबर 4, तो t बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 सेकेंड और ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये भी सवाल बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था। और देखिए दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोल रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात बताइए। तो देखिए आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है, एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी 1 है वो बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2 के। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हाफ m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा। देखिए m1 आपका दिया है 1, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 आपका दिया है 4 इंटू v2 स्क्वायर। अब हमारा v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर ये दोस्तों बराबर हो जाएगा 4/1। तो हमसे रेखीय वेग का अनुपात पूछ रहा था और देखिए हमारे रेखीय वेग का अनुपात आ गया, इधर हो जाएगा √4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1। तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 2:1। ये हमारा उत्तर हो गया। तो बस हमको यहाँ पर यही ध्यान देना था कि एक ही गतिज ऊर्जा, बस इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को हमको पकड़ के चलना था और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 50 किलोग्राम का एक लड़का है जो कि एक लिफ्ट में खड़ा है और वो जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो
हमको बताना है कि लड़के का आभासी भार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक लड़का है, ये मान लीजिए लड़का है, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो अब होगा क्या कि जो इस लड़के का जो भार है दोस्तों, वो नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब mg, और जो इस पर प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है वो n ऊपर की तरफ काम करेगा। लेकिन लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, इसका अर्थ ये होगा कि इसमें जो बल है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब जो हमारा F होगा, F की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों mg माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा F है वो हो जाएगा दोस्तों ma इज इक्वल टू mg माइनस n। तो अब हमको इसमें निकालना है कि हमारा आभासी भार, अर्थात हमको n की वैल्यू निकालनी है कि हमारी प्रतिक्रिया बल कितना होगा। तो n की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी mg माइनस ma। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लीजिए, तो हम m कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा g माइनस a। तो देखिए इसमें जो भी वैल्यू दी है आपको इसमें रखना नहीं है, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। देखिए इसमें हमारा जो a है वो g के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो लिफ्ट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है। तो अब इस इक्वेशन में जब हम g बराबर a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m g माइनस g, ये वैल्यू हमारी टोटल आ जाएगी 0, मतलब हमारा जो आभासी भार होगा वो 0 होगा। तो बस आपको ये समझना था दोस्तों, इसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपका कंसेप्ट रेलवे ने चेक किया है, तो आभासी भार उस बच्चे का 0 हो जाएगा, मतलब उसको भारहीनता का अनुभव होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान बताइए। देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा है वो होगी गतिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो होती है दोस्तों हमारी हाफ mv²। हमारी काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 125 जूल हाफ, और यहाँ पे हमको m निकालना है, और जो हमारा v है वो 5 दे दिया है। अब आप इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और जो आपका द्रव्यमान आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10 kg। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, गतिज ऊर्जा पे आधारित, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत टफ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलस का ज्ञान होना चाहिए। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x की जो वैल्यू है वो एक समीकरण के रूप में आपके सामने दे दी गई है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक त्वरण और प्रारंभिक वेग का अनुपात किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए पहले मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ दोस्तों। जैसे बात कर लें, हमारा ये है xn, तो अगर हम इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बस आप समझ लीजिए कि d बाई डी एक्स, और यहाँ पर अगर x की पावर n है तो दोस्तों ये n बगल में आ जाता है। इसके बाद हम x लिखते हैं और x के ऊपर n-1 लिख देते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों ये आ जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कैलकुलस या डिफरेंशिएशन कहते हैं दोस्तों, ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर n था वो यहाँ बगल में आ गया, और जो भी पावर थी उससे एक पावर कम हो जाती है यहाँ पे। अब हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न में। देखिए हमारा जो x है उसकी वैल्यू दी हुई है a(t³ + b(t² + y(t + d)। तो देखिए ये हमारा जो x है दोस्तों ये होता है विस्थापन। ठीक है, ये होता है विस्थापन, एक प्रकार से दूरी आप कहेंगे, दूरी कहा, ये भाई है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको समय के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किए थे, तो dx/dt, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है दोस्तों कांस्टेंट वैसे ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बगल में आ गया, और t पर
3 से 1 घात कम हो जाएगी तो 3t²। इसी प्रकार से यहाँ पे b जस का तस रहेगा, 2 बगल में आ जाएगा और t पे आ जाएगा भैया। और इसी प्रकार से दोस्तों b के बगल में 2 आ जाएगा और t पर 1 पावर कम हो जाएगी तो t की पावर 1 प्लस यहाँ पर y की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 बगल में आ जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और t की पावर 0, ठीक है, t की पावर 0। और अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3at² प्लस 2bt प्लस y, ये हमारा आ गया वैल्यू। तो जो ये dx/dt है दोस्तों, इसी को हम कहेंगे वेलोसिटी, वेग। वेग क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका हो गया एक तरीके से, ये दोस्तों हो गया दूरी, ठीक है। ये जो आपका हो गया dt, ये हो गया समय। तो हम इसको बता दिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला आ गया दोस्तों, वो आ गया ये। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमको निकालना है कि जो हमारा प्रारंभिक वेग और त्वरण का अनुपात, तो हम मानते हैं कि प्रारंभ में प्रारंभिक समय जो था हमारा, प्रारंभिक समय जो t था वो था 0। तो अब देखिए हम t की वैल्यू 0 रख देंगे तो v बराबर हमारा y आ जाएगा। तो हमको देखिए एक इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर मिल गई कि v बराबर y आएगा। अब इसी प्रकार से हम जो हमारा इक्वेशन 1 आया है, इसको हम एक बार फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे dv/dt, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है 2 है तो 2 अब 3 के पास आ जाएगा, तो 3 × 2 × a × t की पावर 2 थी तो 1 कम, तो यहाँ पे t की पावर 1 हो जाएगी। प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पे t की पावर 1 है तो ये 1 बगल में आ जाएगी और t की पावर 0 हो जाएगी, तो 2 × b × t की पावर 0 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ लिख दूँ, ये सब एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वेग है और ये समय है। तो जब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 6at प्लस 2b। अब हमको प्रारंभिक त्वरण निकालना है, तो हमारा यहाँ भी प्रारंभिक समय दोस्तों क्या होगा, प्रारंभिक समय हमारा t बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर 0। तो a की वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ आ जाएगी 2b। तो देखिए ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। तो अब हमसे पूछा गया था प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण का अनुपात किस पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर सीधे से होगा कि जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो y पर निर्भर करेगा, ठीक है, और जो हमारा प्रारंभिक त्वरण है वो b पर निर्भर करेगा। बस इतनी सी बात हमको बतानी थी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे। जो बच्चे डिफ्रेंशिएशन किए हैं उनको साधारण तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी किए तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि जो n होता है वो साइड में आ जाता है और n से 1 पावर कम x के ऊपर लिख दी जाती है। तो वही मैंने किया है, यहाँ पे मैंने t के रिस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ पे पावर 3 थी तो यहाँ पे नीचे आ गई, और t पर 1 पावर कम हो जाती तो यहाँ 3 थी तो यहाँ पर 2 हो गई। सेम एज इट इज इसी तरीके से हुआ है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 0 होता है, इसलिए d की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। इसी प्रकार से जो यहाँ y है, इस y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है। तो ये थे हमारी आज की सीरीज़, और जो भी मैंने न्यूमेरिकल उठाए थे मैंने सरल से लेकर कठिन की तरफ तक चला था। तो एक तरीके से मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल कवर करा दिए हैं। अगर मुझे लगता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स और कराने चाहिए तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।